Hello students, good morning to all of you. Welcome to Physics Guru, and in this video lecture we are going to learn about Gauss law and its applications. And student, as all of you know that in the last two video we have discussed about electric flux and its important applications. और अब हम लोग जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आपका गॉस लॉ है वो हम लोग करने जा रहे हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका आईआईटी जेईई के अलावा आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में ये टॉपिक जो है सिलेबस में इंक्लूड है। और गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 या 4 एप्लीकेशंस जो होती हैं वो आपको हर बार जो है एग्जाम में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन या उसके ऊपर कोई अच्छा से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पहले गॉस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। वैसे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने गॉस लॉ की जो पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है उसको हम लोगों ने अच्छे से डील किया। लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक बार थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हम लोगों ने केवल इसका फॉर्मूला पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था ई डॉट डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डी एस। ठीक है ना, तो हम लोग जो है इस फॉर्मूले को जो है डेफिनेशन में इस प्रकार से स्टेटमेंट इसकी ऐसे देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है ना, ये कंप्लीट जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। तो हम लोग इसको बोल रहे हैं ई डॉट डी एस को बोल रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ds की जगह dl आता है तो हम लोग उसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। और अगर यहाँ पे dv आता है तो हम लोग उसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन को पीछे से स्टार्ट करें, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। ये जो मैंने बनाया है इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज सरफेस, इसका मतलब है ये जो गॉस लॉ जो केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो ओवर ए क्लोज सरफेस, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लेस्ड इन द वैक्यूम। ओके, तो वो जो सरफेस जो हमने कंसिडर किया है वो आपका वैक्यूम के अंदर होना चाहिए। इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस सरफेस के टोटल चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स जो है आपका होना चाहिए उसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपका जो सरफेस है वो वैक्यूम की बजाय किसी मीडियम में रखा हो तो हम इस को जो है यहाँ पे एप्सिलॉन आर यानी उसके मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट गॉस लॉ, या फिर हम इसको कई बार गॉस थ्योरम भी बोल देते हैं। अब हम लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो गॉस लॉ जो होता है उससे हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है ना, यानी सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हमारी बुक्स होती है उसमें कूलम्ब्स लॉ को पहले पढ़ाया जाता है और बाद में गॉस लॉ, लेकिन एक्चुअल में होना उल्टा चाहिए। पहले आपको गॉस लॉ पढ़ाना चाहिए और उससे फिर जो है कूलम्ब्स लॉ जो है निकल के आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक आपका गॉस लॉ। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास में गॉस लॉ की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी तो उसके हिसाब से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर ए वैक्यूम के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मान ली मेरे पास में कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है ना, ये वाला सरफेस मान लीजिए, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है ना, आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा क्योंकि इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ से पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने बना ही लिया है। इसके ऊपर स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग ds एरिया मान रहे हैं, स्मॉल एरिया ये वाला। और इस एरिया का जो एरिया एलिमेंट है इसका, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, वो इसके नॉर्मल टू द सरफेस होगा इधर। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, डाइवर्जिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्जिंग होता है, हमने कई बार डिस्कस किया इसके बारे में।
अच्छा, अब जो है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो साफ दिख रहा है, 0 डिग्री का है। इसको खोल लीजिए, ई डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस कंप्लीट सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू चार्ज इनक्लोज है। यहाँ से आपका आएगा इंटीग्रल, ई को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल डी एस कोस 0 1 होता है आपका, ये आपका आएगा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई, यहाँ पे देखिए ये आपका स्मॉल सरफेस एरिया ये वाला, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ कंप्लीट के लिए तो आपका आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। उसके बाद में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई दूसरा चार्ज अगर यहाँ पे रखा होता तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता, तो ये होता है F इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किन्हीं भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है कूलम्ब्स लॉ का रिडक्शन यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन था तो हम लोगों को ये बोर्ड्स के अंदर अपने को आना चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं, कई बार पूछा जा सकता है इसको। अच्छा, अब जो है हम लोग इसकी करते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसकी गॉस लॉ। ठीक है ना भाई, गॉस लॉ की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले के जो लेक्चर्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो थे उसमें हम लोगों ने किसी स्ट्रेट वायर के लिए जिसके ऊपर चार्ज है उसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था बाय कूलम्ब्स लॉ, उस दूसरे मेथड से सीखा था हम लोगों ने। अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखना कि ये वाला जो मेथड है कितना आसान रहेगा। ठीक है ना, बस इसमें एक अपने को चीज ध्यान रखनी होती है कि जो गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक जरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में एक मेथड है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये वाला जो लॉ है केवल सिमेट्रिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं आपके सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है और ये मैंने वायर मान लिया, इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाला एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा। ठीक है ना, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर। तो मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके बिल्कुल पास जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो बिल्कुल इसके पास लिया जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि किसी पॉइंट के ऊपर नजदीक किसी पॉइंट को भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला पहले वाला फॉर्मूला क्या होता था और अब क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर दोनों रिजल्ट्स मैच करते हैं इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो गॉस लॉ ने सबसे पहले क्या बोला था कि अगर किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहला काम ये करना है कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को रेडियस मानते हुए वहां पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होता है। जैसे हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखा था वैसे ही आपका गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस जो होता है जैसी सिमेट्रिकल बॉडी होती है उसी के सिमेट्रिकल शेप का बनता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, लेकिन अगर आपका लीनियर चार्ज होता है तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है। तो मैं इसको रेडियस मानते हुए, इस पॉइंट को रेडियस मानते हुए मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस जो है वो क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ। ये गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया है। ठीक है ना, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस मैंने माना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जो कि कैसी शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, तो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर देखिए, इस गॉसियन सरफेस को मैं 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन यूज करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले एरिया का फ्लक्स निकालता हूँ, फिर इसका फ्लक्स निकालता हूँ और फिर इसका फ्लक्स निकालता हूँ। यानी आपका जो गॉस लॉ बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ गॉस लॉ की। फ्लक्स φ1 पहले वाले एरिया का इज इक्वल टू E1 डॉट ds क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। वो मैं बाद में रखने वाला हूँ। इस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो टोटल चार्ज है वो कितना है वो हमको पता ही है वो, ठीक है ना। इसका सरफेस इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इस वाले सरफेस के ध्यान से देखिए, इस वाले सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल होता है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो वो हमेशा आउटवर्ड आ जाएगा, डाइवर्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आगे की तरफ होगा। इधर की तरफ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये वाला इनफाइनाइट चार्ज वायर है। इनफाइनाइटली चार्ज वायर का मतलब इधर तो आपका वायर है तो वायर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से दूर जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ मैंने मान लिया है, आप नीचे की तरफ भी कंसीडर कर सकते हो, बाहर की तरफ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो सरफेस एरिया जो आपका जो सर्कल है ये वाला, इसके लिए नॉर्मल कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके लिए बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका E1 ds cos ऑफ 0 डिग्री। भाई जो सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो कितना, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे आएगा cos 0 1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे आएगा cos 0 डिग्री नहीं, cos कितना डिग्री है, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड में, ये वाला इधर है, तो 90 का एंगल हो गया। cos 90 कितना होता है भाई, 0 होता है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब पहला जो फ्लक्स है इसके थ्रू निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, यानी फ्लक्स जो है कभी भी यहां से नहीं निकलेगा। सिमिलरली मैं मानता हूं कि जो फ्लक्स नंबर सेकंड वाला एरिया है, ये वाला एरिया, उसका नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना, एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही आपका ऊपर की साइड में होगा। तो फिर से आपका एंगल 90 का हो गया, तो ये वाला फ्लक्स भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, जितने भी सरफेस एरिया सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के ऐड करना है, ठीक है। नंबर 3 पे हम लोग निकालते हैं फ्लक्स, इस वाले एरिया का, बीच वाले एरिया का फ्लक्स नंबर 3 मान लेता हूं इसको। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे E3 डॉट ds इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे मैं छोटा सा सरफेस एरिया मान लूं, यहाँ पे इसको मैं ds नाम देता हूं। इसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा बताओ, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो भी कहाँ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, वो भी बाहर की तरफ ही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस बार जो है आपका एंगल 0 डिग्री आ रहा है। इन दोनों केसेज में आपने देखा कि जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, और cos 90 0 होने की वजह से नेट फ्लक्स 0 हो गया है। लेकिन इस वाले जो सरफेस एरिया है इसका फ्लक्स 0 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 होता है आपका 1 होता है, यह आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 दैट इज इक्वल टू ds एरिया, cos 0 1 होता है। तो तीसरे वाले का जो फ्लक्स है वो इतने आ गया है। टोटल जो फ्लक्स अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, E3 इंटू ds, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, तो दो तो 0 हो गए, तीसरे को मैं ऐड कर रहा हूं, और वो फ्लक्स किसके बराबर है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना टोटल चार्ज है आपका, Q मान लेता हूं, अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहां से काम कीजिए आप, यहां से क्या करना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E3, ये जो सरफेस एरिया है इसको मैं ds का सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, इसका होगा आपका 2 पाई RL, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो सिलेंडर है उसकी लेंथ L है, और उसका जो सरफेस एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया होगा ये कितना होगा, 2 पाई RL होगा, ठीक है ना। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया, वो आपका 2 पाई RL, और कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई R आपका R प्लस L होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, लैम्डा आपको गिवन है, तो लैम्डा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू पुट कर दूंगा लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है ना। तो लैम्डा एल, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, E3 इज इक्वल टू आपका लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ गया है इस कंप्लीट यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए, ठीक है ना। तो यही जो रिजल्ट है हम लोगों ने वहां पे लिया था, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, यानी 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 के लैम्डा अपॉन में आर। अगर आपको याद हो 2 के लैम्डा अपॉन में आर, ये रिजल्ट आपका आया था, ठीक है ना, 2 के लैम्डा अपॉन आर आपको याद हो।
स्ट्रेट वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी नजदीक के पॉइंट के ऊपर, बहुत ही नजदीक जो पॉइंट था और मिड पॉइंट के ऊपर हमने निकाला था। अदरवाइज किसी और पॉइंट के ऊपर निकालते हैं या फिर हम लोग किसी एंड के ऊपर निकालते तो उसके लिए डिफरेंट आंसर आपके आए थे, sin θ1 प्लस sin θ2 की फॉर्म में आया था। ठीक है, जनरल रिजल्ट हमने निकाल लिया है, एक स्पेशल केस है उसका। ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन में। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूले से अपने को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा वो कितना होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट को हम लोग ई मान लेते हैं। ठीक है ना, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 E2 जीरो हो गया तो E इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग इस वायर से दूर जाते जाएंगे R बढ़ता जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हर टॉपिक के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के आप किसी भी टॉपिक में लगा लीजिए, आपको ग्राफ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ग्राफ आपको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और R के बीच में। R इज द डिस्टेंस R के बीच में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या बताना है, ग्राफ बताना है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ सारे ही टॉपिक्स के साथ साथ में ग्राफ आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, और एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया है आर। ठीक है, ये आपको ओरिजिन हो गया। तो देखिए अगर मैं इस वायर के बहुत दूर चला जाऊंगा, मतलब आर को मैं इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो हो जाएगा। और अगर मैं इस वायर के बिल्कुल पास में रहूंगा, बिल्कुल इसके नजदीक रहूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब हम लोग जीरो डिस्टेंस ले रहे हैं, बहुत नजदीक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होगा। और जितना दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जाएगा। अप्रोक्सीमेट आपका इनफाइनाइट पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना, ये ग्राफ आपको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। तो पहली एप्लीकेशन जो है इसकी ये वाली है, गोज लॉ की। ठीक है, अब हम लोग इसकी सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एप्लीकेशन क्या है बताओ। सेकंड एप्लीकेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल सेल। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल सेल। ठीक है, यूनिफॉर्मली इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब जो है मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है ना, अच्छा तो ये सेल जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे बात करें स्फेरिकल सेल की, सेल का मतलब होता है अंदर से खाली होती है। ठीक है ना, अब ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर आपका जो होलो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है ना, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग अगर होलो है तो आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो स्फेरिकल सेल का मतलब, मैंने एक सेल यहाँ पे बना ली है, ये मेरी सेल है स्फेरिकल सेल, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर मान लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है कंप्लीट के ऊपर। ठीक है ना, और सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है उसके लिए मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, मुझसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, पहले नंबर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, आप कहाँ निकालिए, आउटसाइड द सेल। ठीक है ना, आउटसाइड द सेल। देखिए गोज लॉ जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल लेगा आपका, क्योंकि जहां पे भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा उसके लिए बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है। तो इस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको दिख रहा है साफ स्फेरिकल शेप का, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, आर इसका रेडियस है, और मुझे आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आउटसाइड का मैंने पॉइंट पी मान लिया। देखिए इस पी पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए क्या करना है, ये बोला था गोज लॉ ने कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको रेडियस मानते हुए, तो मैंने रेडियस उसका आर मान लिया है, और उसको रेडियस मानते हुए गोजियन सरफेस बना दीजिए। गोजियन सरफेस के बारे में मैंने बताया था कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। अगर मैं इस स्फेरिकल सेल को बहुत दूर जाके देखता हूं तो मुझे एक पॉइंट जैसी नजर आएगी, एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। स्फेरिकल शेप की बॉडी है तो भी उसके लिए स्फेरिकल टाइप का गोजियन सरफेस आएगा। तो मैंने गोजियन सरफेस कंसीडर कर लिया है। पहला ही जो मेथड होता है वही होता है सबसे पहले कि भाई सेलेक्ट ए गोजियन सरफेस, या फिर हम लोग बोलेंगे ड्रॉ ए गोजियन सरफेस। एक गोजियन सरफेस हम लोगों को बनाना है। नंबर 2 पे क्या करना है, टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। इसके ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने, उसका नाम है ds, उसका नाम क्या है ds, और उस एरिया एलिमेंट के ऊपर नॉर्मल उसका ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल इसका यहाँ पे होगा आउटसाइड। ठीक है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैंने बाहर की तरफ खींच दिया है।
अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा। अगर ये सेल पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे बाहर की तरफ जाएगा। नॉर्मल टू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की साइड में ई हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस गोजन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है आपको दिख रहा है, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, क्यू है इसके ऊपर, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा मान ली हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, ई डॉट डी एस को, ई डी एस कोस ऑफ कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया है। उसके बाद में ई को बाहर निकाल लीजिए, सरफेस एरिया ds हो गया, cos 0 1 होता है, q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो ds है आपका, ये क्या है, आपका एरिया है, स्मॉल एरिया मैंने यहाँ पे माना था। अगर मुझे इसका इंटीग्रेट करना है तो कंप्लीट का एरिया आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि मैं इस गोजन सरफेस का जो छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने कट किया था, इसका मुझे कंप्लीट एरिया चाहिए। तो गोजन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो मुझे यहाँ पे पुट करना है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे गलती से हम लोग कैपिटल R कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल जो चार्ज इसके अंदर कितना है, Q मान लेता हूँ, टोटल चार्ज इसके अंदर Q है, Q अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन में आर स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है पहले किसी रिजल्ट से मैच कर रहा है। पहले हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोगों ने किया था तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस स्फेरिकल सेल से बहुत दूर किसी पॉइंट पे चला जाता हूं तो मुझे एक पॉइंट की तरह ये लगेगी, है ना। ये स्फेरिकल सेल मुझे एक छोटे से पॉइंट के जैसे लगेगी और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगी, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है, यानी आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग सेल से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। ये इसका पहला पार्ट हुआ। आउटसाइड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब हम लोग जो है आते हैं सरफेस के ऊपर। कहाँ आते हैं, सरफेस के ऊपर, ठीक है। जब सरफेस की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर सरफेस, नंबर सेकंड है इसका एट सरफेस। जब हम लोग सरफेस पे आ जाएंगे तो क्या होगा, देखो मैं यहां से सरफेस पे जाता हूं तो देखिए क्या होगा, मैं आर को डिक्रीज करता जाऊंगा, स्मॉल आर को, यहां पे आके मैं रुक जाऊंगा। इसका मतलब सरफेस का मतलब होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी मैं गोजन सरफेस को क्या करता हूं, डिक्रीज करता जाता हूं और इस सरफेस के ऊपर आ जाता हूं, स्फेरिकल सेल के ऊपर आ जाता हूं, तो मेरा जो आर है वो क्या हो जाएगा, घट के कैपिटल आर हो जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट पहले आया था उस रिजल्ट में हमें कुछ नहीं करना, के क्यू अपॉन में क्या करना है, कैपिटल आर का स्क्वायर करना है। जहां पे स्मॉल आर था वहां पे क्या करना है, कैपिटल आर करना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ, क्योंकि क्योंकि हम लोग जब बाहर थे उससे, तो इसका मतलब हम लोग स्पेस में थे। जब हम लोग सरफेस के ऊपर आ गए तो हमारे लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो हमको पता है, तो इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लेके आते हैं। के का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या होता है बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, तो ये होगा सिग्मा इंटू एरिया। इसका एरिया बताइए कितना है, इसका जो एरिया वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार हम लोग सरफेस के बिल्कुल ऊपर है तो रेडियस आपकी चाहे स्मॉल आर या कैपिटल आर दोनों इक्वल हैं, तो मैंने इसको कैपिटल आर के इक्वल लिया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी स्फेरिकल सेल के बिल्कुल हम लोग सरफेस के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको याद करना, ठीक है ना। नंबर 3 पे अब हम लोग चलते हैं इसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। हम लोग इसके इनसाइड किसी पॉइंट पे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं इनसाइड द सेल, सेल के अंदर किसी पॉइंट पे चलते हैं। तो अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो देखिए, मान लीजिए कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, ठीक है ना। तो गोस लॉ का जो पहला स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ ए गोजन सरफेस। जिस भी पॉइंट पे निकालना है उसको रेडियस मानते हुए वहां पे गोजन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा गोजन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, रेडियस उसका मैंने स्मॉल आर मान लिया है। सेकंड स्टेप बोलता है कि उसके ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लीजिए। छोटा सा एरिया एलिमेंट लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डीएस एरिया कंसीडर कर लिया है। उसका नॉर्मल वेक्टर भी कंसीडर कर लीजिए, वो भी बहुत आसान है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, वो भी मैंने कंसीडर कर लिया है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री आ गया। मतलब वही कहानी रिपीट कर रहा हूं मैं जो हम लोगों ने किसी बाहर किसी पॉइंट के लिए कंसीडर किया था। लेकिन
उन सब चीजों को छोड़ के एक चीज मुझे प्रॉब्लम कर रही है, यानी मैं जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे फॉर्मूले की है इस स्टेप में देखिए सारा का सारा सेम टू सेम चलता रहेगा। ई डॉट ds कोस ऑफ 0 डिग्री का एंगल आया, बिल्कुल बढ़िया। ई ds हो गया है ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या लिख रहा हूं, देखिए राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं क्यू इनक्लोज्ड, क्या लिख रहा हूं, क्यू इनक्लोज्ड। तो अब बताइए क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है। जब मैं आउटसाइड किसी सरफेस की बात कर रहा था तो इस गोजन सरफेस के अंदर कितना चार्ज था, मतलब इनक्लोज का मतलब होता है कि उस गोजन सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर इनक्लोज कर रखा है, वही चार्ज मुझे यहाँ पे लिखना है। लेकिन अब मैं जब इनसाइड की बात कर रहा हूं तो इनसाइड में जो गोजन सरफेस मैंने ड्रॉ किया बच्चों, उस गोजन सरफेस में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं आ पाया है। जितना भी चार्ज है वो स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर है। मैंने पहले बताया था स्फेरिकल सेल होती है वो अंदर से होलो होती है, उसके इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर या क्या होता है, जीरो होता है। अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई एटम ही नहीं है, तो उसके ऊपर चार्ज कहां से आएगा। इसका मतलब ये जो आपका गोजन सरफेस है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 पुट करूंगा, और राइट हैंड साइड वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमें ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर या फिर किसी भी होलो चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो चाहे होलो हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 ही होता है। वो हम लोग कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में देखेंगे। लेकिन अगर आपका डाइलेक्ट्रिक है या आपका सॉलिड आपका नॉन कंडक्टिंग है तो उस केस में आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अगर होलो हुआ तो 0 होता है, लेकिन सॉलिड हुआ डाइलेक्ट्रिक के केस में तो 0 नहीं होता है, वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा होलो शेप का है, आपका स्फेरिकल सेल अंदर से खाली है। अब चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इसके अंदर 0 हो गया, तो अब कहता है कि सेंटर के ऊपर और बात कर ले तो नंबर 4 पॉइंट पे पूछता है एट सेंटर, सेंटर पे और बता लीजिए। तो कह रहा है कि जब अंदर ही 0 है तो सेंटर के ऊपर भी चार्ज 0 है, इसका मतलब सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और सरफेस पे कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं बात करूं कि बाहर तो कितना होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिर से क्या, अगर मुझे रिजल्ट्स अगर मुझे आ गए तो मैं इसका ग्राफ बनाना भी जानता हूं, ठीक है। यानी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ जरूर पढ़ना है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वेरी कर रहा है, किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ इसका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर आपका डिस्टेंस, और यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के ऊपर। बताइए जब आपका सेंटर पे थे आप तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बताओ, 0, तो 0 रहेगा। सेंटर के ऊपर 0 था, फिर उसके बाद में हम लोग सेंटर से चलते हैं कैपिटल आर तक, तो तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। देखिए सेंटर पे भी 0 है और इनसाइड भी क्या है, 0 है। इसका मतलब मैं यहां से लेके सेंटर से लेके और कैपिटल आर रेडियस तक यानी r इज इक्वल टू आर तक जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक कितना है, 0 है। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचता हूं, जैसे ही मैं r डिस्टेंस को कवर करता हूं, जैसे ही मैं सरफेस पे आता हूं तो मेरा सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप देख पा रहे हो कि वो r के इंडिपेंडेंट है, मतलब पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो एक गोजन सरफेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो अलग अलग जगह पे क्या होता, अलग अलग होता, लेकिन सरफेस पे सभी जगह पे सेम है ये आपका। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में मान के चल रहा हूँ ये वाला सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सरफेस के बाद में देखिए, अब सरफेस के बाद का मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बाहर आ गए हैं, तो आउटसाइड के लिए आपका रिजल्ट देखिए। आउटसाइड का जो फॉर्मूला वो आपको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। अंदर तो 0 था, सेंटर पे भी 0 था, सरफेस पे आपका r के इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद में जैसे हम लोग बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करेगा, मतलब r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो धीरे धीरे आपका r बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटता जाएगा। तो मेरा जो डायग्राम है, ग्राफ है आपका, वो इस प्रकार का बनेगा। लास्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के लिए जैसे बनाया था उसमें थोड़ा सा आपको 1/r का ग्राफ बनाना था, यहाँ पे आपको 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो मेरा जो ग्राफ है वो इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। पहले आपका 0 रहता है, फिर उसके बाद में मैक्सिमम होता है, उसके बाद में फिर डिक्रीज होता है, अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, रिड्यूस टू 0, ठीक है। तो ये था आपका गोज लॉ की दूसरी एप्लीकेशन स्फेरिकल सेल के लिए।